नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है नालंदा यूनिवर्सिटी। भारत दुनिया का एक अद्भुत देश है। यहाँ की कला, संस्कृति, त्यौहार, परंपरा, रिवाज सब कुछ अनूठा है। शायद भारत में जितनी विविधता है दुनिया के किसी देश में नहीं है। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। शिक्षा के स्तर पर आज बेशक भारत दुनिया के फलक पर पिछड़ा हो, लेकिन अतीत में काल ऐसा भी रहा जब भारत में स्थित शिक्षण संस्थान में दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहाँ पर दी जाने वाली शिक्षा का दुनिया भर में महत्व था। यहाँ पढ़ के विद्यार्थी गौरवान्वित महसूस करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो मशहूर था अपने उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए। यहाँ पर बहुत सारे विषयों की पढ़ाई करवाई जाती थी। बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी उस महान संस्थान की गौरव गाथा कहते हैं, जिसे भुलाया नहीं भुलाया जा सकता। भारत बौद्ध धर्म और शिक्षा का केंद्र रहा है। यह एक ऐसा धर्म था जिसने दुनिया को शांति और सद्भावना का पाठ पढ़ाया। बौद्ध धर्म का विस्तार न केवल भारत में हुआ बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों तक इसने अपनी पहुंच बनाई। इसके केंद्र में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया और इसके प्रसार में योगदान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ साथ बौद्ध अनुयायियों के लिए भी बहुत मायने रखता है। दुनिया का एक महान विश्वविद्यालय किस तरह रचा, बसा और फिर उजड़ा, इसे ही हम बताने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका भारत से बहुत गहरा नाता है। अतीत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसे जानकर ही आज के युवा अपने बेहतर भविष्य के लिए योजना बना पाएंगे। साथ ही इस महान संस्थान के बारे में जानकर उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व का अनुभव भी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पास का सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन राजगीर है, जो अपने खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सैलानी आते हैं। राजगीर भी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राजगीर को प्राचीन समय में राजगृह के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में उच्च शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का नाम अग्रणी था। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत दूर दूर से आते थे। आज भारत में जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, उन सब से किसी समय विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र तो था ही, साथ ही में ये एक आवासीय विश्वविद्यालय भी था, जो इसकी खासियत बयां करती है। इस शिक्षा के केंद्र की ख्याति दूर दूर तक थी। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना सबके बूते की बात नहीं थी, क्योंकि इसमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला होता था और ये प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन हुआ करती थी, जिसे उत्तीर्ण कर पाना सबके लिए संभव नहीं था। ऐसा नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था, बल्कि इसके पहले भी भारत में एक विश्वविद्यालय मौजूद था, जो कि नालंदा से बहुत पहले बना था। इसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो अभी पाकिस्तान में है। लेकिन नालंदा की खासियत ये थी कि ये अपने समय की सबसे आधुनिक शिक्षण संस्थान हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारे विषयों को पढ़ाई करवाई जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से भी है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्धा और महावीर ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण दिनों को नालंदा और राजगीर में बिताया था। यहाँ बौद्ध शिक्षा भी बहुत प्रचलित थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं सदी में करवाया गया था। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें पढ़ने के लिए बहुत से देशों से विद्यार्थी आते थे। शासक कुमारगुप्त प्रथम के बाद के शासकों ने भी इस महान विश्वविद्यालय को संरक्षण देने का कार्य किया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों के हैं। इन शासकों ने अपने अपने समय में अलग अलग तरीके से इसे संरक्षित करने के साथ साथ इसके विस्तार पर भी ध्यान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। पहला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला को कहा जाता है। ये अपने समय का बहुत खास शैक्षणिक संस्थान था, जो स्थापत्य कला का बहुत शानदार नमूना था। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सबके लिए संभव नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत कठिन परीक्षा के आधार पर दाखिला होता था। इस विश्वविद्यालय में योग्यता अनुसार ही शिक्षा ग्रहण किया जा सकता था। यहाँ पर धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, तत्व मीमांसा, चिकित्सा, दर्शनशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर जापान, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, तिब्बत, ईरान, फारस आदि देशों से छात्र आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। कहते हैं इसके पुस्तकालय में हजारों की संख्या में पांडुलिपियाँ सहित अन्य दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें मौजूद थी, जो ज्ञान का भंडार थी। इसके पुस्तकालय में आचार्यों और विद्यार्थियों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए हर तरह की अध्ययन सामग्री उपलब्ध थी।
इसके अलावा यहाँ पर छात्रावास की सुविधा भी मौजूद थी, जिसमें विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की 3 बड़ी बड़ी इमारतें थीं, जिनके नाम इस प्रकार थे: रत्नरंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर। नालंदा विश्वविद्यालय से नागार्जुन, धर्मकीर्ति, वासुदेव, धर्मपाल, शीलभद्र जैसे दिग्गज व्यक्तित्व जुड़े थे। भारत में जब ज्ञान फल फूल रहा था, उस समय दुनिया के अलग अलग कोने से यात्री आकर इस अद्भुत जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। इसी कड़ी में चीन के यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया और नालंदा को अपने केंद्र में रखा। ह्वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु था, जो बौद्ध अनुयायी के रूप में भारत यात्रा करने आया था और साथ ही भारत को समझना भी चाहता। ह्वेनसांग ने कुछ समय नालंदा में भी बिताया था और यहाँ रहकर बौद्ध योगशास्त्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण, संस्कृत आदि विषयों का अध्ययन किया। नालंदा के इतिहास की बहुत सी जानकारी ह्वेनसांग के विवरणों से मिलती है। इसके अलावा चीनी यात्री इत्सिंग ने भी नालंदा के बारे में बहुत कुछ बताया, जिससे इस बात का पता चलता है उस दौर में ये विश्वविद्यालय किस तरह संचालित किया जाता था। इनके यात्रा वृत्तांत व संस्मरणों से नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत बड़े शिक्षण केंद्र होने का पता चलता है। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का विस्तार एक बहुत बड़े क्षेत्र तक था। बौद्ध अनुयायी न केवल भारत में बल्कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी देखे जा सकते थे। बौद्ध शिक्षा और इसके प्रसार के लिए समय समय पर बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए। बहुत से ऐसे सम्राट भी हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपने जीवन के केंद्र में रखा। ऐसे एक सम्राट का नाम सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत से कार्य किए, साथ ही बहुत सारे स्तूपों का भी निर्माण करवाया। नालंदा महाविहार में भी काफ़ी स्तूप और मठ थे, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहकर अपना ध्यान और अध्ययन किया करते थे। यहाँ बौद्ध शिक्षा केंद्र भी था। यही वजह है कि बौद्ध भिक्षु के लिए ये जगह तीर्थ स्थान के समान थी और दुनिया के अलग अलग हिस्से से आकर यहाँ पर पढ़ना और रहना चाहते थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी पांडुलिपियाँ भी अध्ययन के लिए उपलब्ध थी। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भी थी, जो ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1915 से 37 और 1974 से 82 में की गई खुदाई ने इतिहास के इस बेहतरीन ढांचे से संबंधित बहुत से राज से पर्दा उठाया। ASI की खुदाई में ये बात सामने आई कि यहाँ पर ईंटों के 6 मंदिर और 11 मठों को एक यथाक्रम लेआउट पर व्यवस्थित किया गया था। इस पूरी संरचना से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि इसका 30 मीटर चौड़ा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर बना है। इसके पश्चिम में कतार से मंदिरों की श्रृंखला है और पूर्व में मठ हैं। यहाँ पर खुदाई में अब तक बुद्धा की बहुत सी मूर्ति और चित्र भी मिल चुके हैं, जो कांस्य, प्लास्टर और पत्थर के बने हैं। मठ और शैक्षिक संस्थान के रूप में नालंदा महाविहार ने अपनी पहचान देश और दुनिया में बनाई। इसमें स्तूप, मंदिर, विहार आदि शामिल थे। इसने एक लंबे अरसे तक देश और दुनिया को अपने ज्ञान दीप से प्रकाशित किया। साल 2016 में नालंदा महाविहार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। ये स्थान बौद्ध सर्किट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा और इसी के साथ पर्यटन के लिहाज से भी बहुत मायने रखता है। नालंदा विश्वविद्यालय को एक नया स्वरूप देकर इसके पुराने वैभव को लौटाने के प्रयास की कड़ी में बिहार के राजगीर में इसका एक नया कैंपस तैयार किया जा रहा है। इसका नया नवेला रूप इतिहास और आधुनिकता के एक बेहतरीन नमूने को प्रस्तुत करता है। इसकी बनावट और निर्माण कला अद्भुत है। इसका नया ढांचा नालंदा महाविहार के उस पुराने गौरव की याद दिलाएगा जिसका सैकड़ों साल पहले अस्तित्व था। इस महान नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइवल के लिए बहुत से देशों ने दिलचस्पी दिखाई, साथ ही सहयोग भी किया। नालंदा के खंडर आज बेशक अपने पुराने स्वरूप में ना हो, लेकिन इतिहास में एक दौर ऐसा था जब इसने देश और दुनिया को बड़े बड़े धुरंधर दिए, जिन्होंने अपने हुनर से समाज का कल्याण करने का कार्य किया। आज का नालंदा इतिहास के नालंदा से बेहद जुदा हो सकता है, लेकिन आत्मा और भाव आज भी वही है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी। आज भी यहाँ की दीवारें अपनी गौरव गाथा का बखान करती हैं और यही वजह है कि देश और दुनिया में बड़ी संख्या में लोग इसके दर्शन करने आते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तो ये तीर्थ स्थल के समान है। नालंदा का इतिहास क्या है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि नालंदा महाविहार का प्राचीन भारत से बहुत गहरा नाता है। साथ ही इसे समझकर हम उस इतिहास को जी सकते हैं जिसका किसी दौर में अस्तित्व था। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास युवाओं, छात्रों के साथ साथ हर उस व्यक्ति से संबंधित है जिन्हें भारत के इस अद्भुत और ज्ञान के केंद्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हर गुजरते वक्त के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी और अधिक प्रचलित होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी, उन्हें खुद पर और इस देश के ज्ञान पर गर्व का अनुभव जरूर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे और कब हुआ? अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था।
ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर सका है। और अब जानते हैं कि आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कर दिया था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैदराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैदराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाओगे। बख्तियार खिलजी ने वैदराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान बौद्ध धर्म और आयुर्वेद जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी। तो ये थी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।